2024 में करीब 2 बिलियन ने वोट किया। अगर मान लीजिए हर वोटर एक पौधा लगाता तो 2 बिलियन वोट, अरे हाँ, दो तो बिलियन पौधे पौधे लग लगते। जाते हैं। तो हाँ। हमने जो अपनी किताब लिखी है, हमने उस किताब में सबका नाम लिखा है कि मैंने वाटर का हार्वेस्टिंग किससे कराया, मेल न्यूट्रिशन एक पत्रकार ने बताया था, जिसने जो मुझे बताया। मुझे मजा आता है जब तक जो है समस्या नहीं रहेगी, जब तक कुछ चैलेंज नहीं रहेगा, जब तक उसमें इनोवेशन की स्कोप नहीं रहेगा, मुझे मजा नहीं आता। मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद करेंगे, इतिहास वो रचेंगे कि सब याद करेंगे, मतदान होगा 90+ अब चुनाव में, सरकार हम बनाएंगे शहरों में गांव में। और जैसे 2 लड़कियों को मैंने वहाँ ब्रांड 3 लड़कियों को मैंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। हाँ। मैं ऐसे घूम रहा था तो देखा वो बहुत अच्छा गाना, हम जनता बहुत अच्छी होती है। अ लीडर इज हाउ लीडिंग दैट पब्लिक दैट मैटर्स। इसीलिए द- कैसे जब हम वोट देने जाते हैं तो उससे हमारी लोकतंत्र मजबूत होता है। हाँ, बिल्कुल। जितना ज्यादा 25 अप्रैल 2019 की, जब पीएम मोदी सर की जो है विजय संकल्प रैली होती है, और उस मंच से आपको जो है इस आपके इस कार्य के लिए सराहना की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, आपको इस कार्य के लिए सराहना किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये जो मुख्तार अंसारी, जब मैं वहां था तो वहीं जेल में थे, अच्छा। बांदा जेल में थे। ओके। हाँ, एक अलग से बैरक अलाट था, मुझसे हम्म। मिले कई बार। ओके। आजकल अभी हमने पेड़ लगाओ अभियान नहीं चलाया, पेड़ जियाओ जियाओ अभियान अभियान। चलाया। आदमी जिस समस्या से जो आदमी जितना जूझता है, उसको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर उसका होता है। हाँ। एक संदेश जो मैं देना चाहूंगा, आपको आगे कौन ले जा सकता है? केवल आप। ओके। आपको आगे कौन ले जा सकता है? सिर्फ आप। केवल आप। कि इस बार 90% हो मतदान, बांदा बने देश किसान। हम्म। अगर 2014 लोकसभा इलेक्शन की बात करें, हम्म। तो इलेक्शन परसेंटेज था 52.69%। यूपी का था 58.29%, और बांदा। क्या होता है? इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री फेयर पीसफुल एंड इको फ्रेंडली। तो मैं 2009-10 में अमेरिका भी गया था अच्छा। पढ़ने। मैंने वहां से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। 90% प्लस हो मतदान, बांदा बने देश की देश की शान। शान। हाँ। तो अपनी भागीदारी नहीं समझते और उसमें। हाँ, हमने उसको देश सेवा बता दिया। वोट देना देश सेवा है, और यही सही बात है जो मतदाता को नहीं पता था। अपने एंगल से तो ये इवेल्युएट किया तो ये पता लगा, हम्म। हमने अपने दिमाग से इवेल्युएट किया तो हमने पता लगा कि ये जो है वोट देने नहीं आते हैं, घर में बैठे रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, लेकिन वोट देने नहीं आएंगे। फिर हम जो है उनके एंगल से, वोटर की एंगल से देखे। हमने वोटर से बात की कि भाई आप क्यों नहीं वोट देने आते हो? तो हम्म। जैसे कि अरे कोई जीत जाए हमसे क्या फर्क पड़ता है, मतलब। हाँ। तो लखनऊ से मेरे पास एक फोन आता है, एक ओएसडी साहब का, पंचम तल से, कि आपको पता है? हमने कहा क्या? कहीं पीएम साहब ने आपकी तारीफ की है। तो हम्म। हमने कहा मुझे तो नहीं पता। तो वो मेरे डेमोक्रेसी की सबसे मजबूत कड़ी होती है चुनाव, जिसमें जनता चुनती है कि अगले 5 सालों तक उसके लिए और उसके देश के लिए कौन लोग पॉलिसी फ्रेम करेंगे, और जनता को और देश को उज्जवल बुलंदियों तक ले जाने का काम करेंगे। और इस मजबूत कड़ी में सबसे अहम भूमिका निभाता है जिला निर्वाचन अधिकारी और कई प्रशासन अधिकारी, जो ये इंश्योर करते हैं कि वोटर को वोट डालने में किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, श्री हीरा लाल जी, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बांदा जिले को उत्तर प्रदेश के शीर्ष 6 जिलों में लाकर वो काम किया जो अभी तक की सबसे बड़ी पहल थी। एंजॉय द शो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में, थैंक यू। जो आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया हमें। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये कॉन्वर्सेशन सर, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा। मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद करेंगे, इतिहास वो रचेंगे कि सब याद करेंगे, मतदान होगा 90+ अब चुनाव में, सरकार हम बनाएंगे शहरों में गांव में। हम्म। जो कि आपके बुक की एक लाइन है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लगी। हम्म। हम्म। सर, अगर 2014 लोकसभा इलेक्शन की बात करें, हम्म। तो इलेक्शन परसेंटेज था 52.69%, ठीक कह रहे हो। जो कि ओवरऑल यूपी के एवरेज परसेंटेज से भी कम था, क्योंकि यूपी का था 58.29%, और बांदा का उस टाइम पे था ओवरऑल इलेक्शन परसेंटेज 52.69%। हम्म। तो 2019 में जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में आप बनाए जाते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, तो क्या है ना, उस टाइम पे आपकी एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जो बांदा के हर इंसान की जो है ज़बान पे थी, कि इस बार 90% हो मतदान, बांदा बने देश किसान। हम्म।
ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आपने ये जोखिम भरा काम, इसके पीछे क्या मोटिवेशन रहा? कितना टफ रहा आपके लिए ये? देखिए, ये मेरे लिए टफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें जो हैं बड़ा पेशेंस मांगती हैं। और इसमें है क्या कि ये पब्लिक मोबिलाइजेशन था। तो इसकी कहानी चुनाव की यहीं से शुरू नहीं हुई, इसके पहले भी हम लोग कुछ काम किए थे, वहाँ से बैकग्राउंड बन गया था। ओके। इसके पहले हम लोगों ने स्टार्टअप इनोवेशन की एक समिट की थी। तो वो जो हमारा स्टार्टअप इनोवेशन की समिट किया था हमने बांदा मेडिकल कॉलेज में जनवरी में, तो उससे एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बना, वो बड़ा कामयाब हुआ था और बहुत सफल हुआ था। मतलब बांदा जैसे देहाती जिले में वो सफल कार्यक्रम अपने आप में लोगों में एक जोश भर दिया, चाहे वो आम जनता हो, चाहे हमारे अधिकारी हों। और इसी के बाद हमें एक पुरस्कार मिला। जो मतदाता सूची होती है हम्म। उसमें हम लोगों ने अच्छा काम किया था, तो पूरे प्रदेश में 5-6 जिलों के जिलाधिकारी को मतदाता सूची में अच्छा काम करने के लिए मिला था, तो उसमें हमें भी मिला था। अच्छा। तो उधर तो मतदाता सूची में से एक इंस्पिरेशन हुआ, भाई मतदाता सूची में चुनाव आयोग के तरफ से लखनऊ में यहाँ गवर्नर साहब के हाथ से, और पूरे प्रदेश में 6 जिलाधिकारी, 5 या 6 जिलाधिकारी थे, उसमें एक हम लोग भी थे। तो उससे एक जो है इंस्पिरेशन मिला, एक बात। दूसरी बात, वो जो फाउंडेशन लेइंग हुआ था कि भाई यहाँ स्टार्टअप इनोवेशन में सफलता मिल गई तो कुछ भी हम कर सकते हैं, किसी तरह का काम कर सकते हैं। हम्म। तो इस दोनों के बैकग्राउंड में हम्म। एक तो उसने माहौल बनाया, फाउंडेशन लेइंग किया, सिखाया, और दूसरा वो अवार्ड मिला। तो जब ये हुआ कि भाई हमारा मतदाता सूची अच्छी बनी है और इस पर अच्छा काम हुआ है, तो हम चुनाव में भी अच्छा काम करके और देश में नंबर 1 बनेंगे, ये उद्देश्य को ले करके कार्रवाई शुरू करी। हम्म। तो चुनाव में क्या होता है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री फेयर पीसफुल, फ्री फेयर पीसफुल एंड इको फ्रेंडली। हाँ, श्योर। इको फ्रेंडली मतलब कि जो है उससे इन्वायरमेंट को चुनाव की वजह से नुकसान हम्म। ना हो। तो इको फ्रेंडली वर्ड उतना पॉपुलर उस समय नहीं था 2019 में। हम्म। तो हम लोगों ने पहला फोकस किया कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी कि हर मतदाता तक पहुंचा जाए, उसकी समस्या सुनी जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, जिससे वोट देने आए। अब हमें देखिए, किसी चीज को समझने के लिए, मैं अभी ये देखिए बाराक ओबामा साहब जो राष्ट्रपति थे, मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, मोटिवेटर थे, इन्फ्लुएंसर थे, अफ्रीका से थे और पहली बार बने ये। तो मैं 2009-10 में अमेरिका भी गया था पढ़ने। मैंने वहां से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। ओके। तो मैंने इनके बारे में उस समय पढ़ा था कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम्म। और चुनाव जीते थे। इनको इंटरनेट प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, आप डालोगे तो आपको कई जगह मिलेगा। तो हमने क्या प्लान किया कि आखिर हमारे मतदाता वोट देने आते क्यों नहीं है, रूट कॉज क्या है, क्यों हाँ नहीं रूट आते? काज क्या है। हम्म। एक बात तो हम देखिए, जब हम किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं तो हम अपने एंगल से इवेल्युएट करते हैं। ओके। तो हमने अपने एंगल से तो ये इवेल्युएट किया, तो ये पता लगा, हम्म। हमने अपने दिमाग से इवेल्युएट किया, तो हमने पता लगा कि ये जो है वोट देने नहीं आते हैं, घर में बैठे रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, लेकिन वोट देने नहीं आएंगे। फिर हम जो है उनके एंगल से, वोटर की एंगल से देखे, हमने वोटर से बात की कि भाई आप क्यों नहीं वोट देने आते हो। तो जैसे कि अरे कोई जीत जाए हमसे क्या फर्क पड़ता है, मतलब जो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं पाते हैं। वहीं अगर कोई मान लो बड़ा हीरो या बहुत बड़ा नेता लड़ने लगता है तो तुरंत उसमें अट्रैक्शन होता है, हाँ, हाँ। तुरंत जो है खिंचाव बन जाता है। लेकिन तो ये चीज। दूसरी बात यह है, कई तरह की आने जाने की समस्या होती है। मई में चुनाव था, गर्मी की समस्या होती है, चले गए तो लाइन में लगने की समस्या होती है। तो फिर इन सारी चीजों को एक तो मैंने अपने एंगल से इवेल्युएट किया, वो वोट नहीं देने आते, ये समझ में आया। फिर हमने उनके एंगल, मतदाता के एंगल में जाके देखा कि उनके दिमाग में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उनको रोक रही हैं। यहाँ रोक रही हैं। हम्म। इनकी हमने लिस्ट बनाई। क्या, जैसे उस दिन गाड़ी हम बंद कर देते हैं तो आदमी घर पैदल क्यों जाएगा 1.5 किलोमीटर गर्मी में, तो हमने गाड़ी चलवा दी। हमने कहा नहीं, गाड़ी बंद नहीं होगा, जहां तक नियम है वो जाएगा। पानी पीने की समस्या होती है तो हमने पानी पीने की व्यवस्था करा दी हर बूथ पे। हाँ, बिल्कुल। और हर मतदाता से हमने ये कहा
उनको जो है मोटिवेट करने के लिए हमने कहा मतदान करना ये देश सेवा है। वो लोग क्या सोचते थे कि मतदान में हम केवल जाते हैं और केवल एक नेता चुनते हैं। अपनी भागीदारी नहीं समझते और उसमें। हाँ, हम्म हमने उसको देश सेवा बता दिया। वोट देना देश सेवा है और यही सही बात है हम्म, जो मतदाता को नहीं पता था। कैसे? जब हम वोट देने जाते हैं तो उससे हमारी लोकतंत्र मजबूत होता है। हाँ बिल्कुल। जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा इसका मतलब उतने ज्यादा लोगों का विश्वास हमारे डेमोक्रेसी में है, हम्म लोकतंत्र में है। तो जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, उतना ज्यादा लोगों का विश्वास, उतने ज्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत माना मजबूत होगा। जाएगा। मान लीजिए 80% वोटिंग है और कहीं 40% वोटिंग है, इसका मतलब हमारे लोकतंत्र में जहाँ 80 लोगों का विश्वास है, हम्म वो लोकतंत्र बहुत मजबूत है। अगर मान लो 40 ने वोट दिया तो 40 लोगों का विश्वास है, कम है। तो हम्म हमने कहा आपका वोट, अगर आप वोट देते हो तो आप लोकतंत्र को मजबूत करते हो, लोकतंत्र को मजबूत करते हो तो देश मजबूत होता है, और जब देश मजबूत होता है तो आप मजबूत होते हो। हाँ और बिल्कुल। ये क्या है? देश सेवा है। फिर हमने इसको शान से जोड़ा। हमने कहा लोग 90% प्लस हो मतदान, बांदा बने देश की देश की शान। शान। हाँ। तो इसको हमने स्लोगन दे करके हम्म इसको कि ये शान की बात है, हमें बांदा अपने लिए चुनाव नहीं देना है, बांदा की शान बढ़ाना है। तो हमने इसको देश सेवा बताया। हमने इसको वहाँ के प्राइड से जोड़ा, गाड़ी की समस्या दूर की, पानी की समस्या दूर की, मतलब इस तरह से जितनी समस्याएं आई उसको दूर किया। और हमने ये देखा, पता किया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोलिंग किस बूथ पे हुआ है। तो हमें उसके पहले ग्राम प्रधानी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, दो बूथ पे वोटिंग परसेंटेज, एक जगह 92% हुआ था, एक जगह 90 पॉइंट समथिंग हुआ था। हम्म तो हमने कहा अगर दो बूथ पे 90% से ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हमने उसको 90 प्लस किया। हाँ हाँ हाँ। अब सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, हाँ। तो हमने उसको कहा कि 90% से ज्यादा दो बूथ पे हो सकता है, तो और बूथ पे क्यों क्यों नहीं नहीं? हो सकता? हाँ। हमने उसको मानक बता दिया। हम्म और हम कहते वो करा सकते हैं तो क्या आप उनसे कमजोर हैं क्या? हर बूथ वालों को चैलेंज दिया कि वो दो गांव वाले करा सकते हैं, दो बूथ वाले करा सकते हैं, तो आप उनसे कमजोर हैं? तो कहने साहब हम कमजोर नहीं हैं। तो हमने कहा, तुम उनको पिछाड़ो, हम्म 90, 91, 92, 95% करो। तो इस तरह से पूरी रणनीति बनाई। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक जिला अधिकारी जो होता है ना, हम लोगों में विश्वास क्यों घटता? हम केवल भाषण देते हैं। हम्म आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट लीड बाय भाषण, ना लीड बाय लेक्चर। लीड बाय लेक्चर नहीं चलेगा। तुम 10 बजे ऑफिस आ जाना समय से, और अपना रोज आ रहे हो 12 बजे, ये नहीं, उससे फर्क नहीं। ट्रू। लीड बिल्कुल। बाय एग्जाम्पल, डू नॉट लीड बाय लेक्चर। तो हम लीड बाय एग्जाम्पल वाले आदमी हैं, सबसे पहले करते हैं। और फिर रणनीति बनाई। हर एक बूथ पे इंटर्नशिप चलाए हमने, 20-22 तरह के स्कीम चलाए, और एक एक वोटर पे 10-10 आदमी पहुंचा। वो परेशान हो गए। क्या? हम्म जो वोटर बाहर गए थे उनके घर वाले उनको फोन कर रहे हैं, हम्म उस गांव का प्रधान उनको फोन कर रहा है, उस गांव का बीएलओ उनको फोन कर रहा है। हम्म, उनको हम लोग क्लिप बनवा के भेजे, उनको डीएम की चिट्ठी आई है, हाँ हाँ। मतदान का संदेशा लाई, इस तरह से पूरा टोपी और कैप, मतलब उसको प्राइवेट मार्केटिंग का भी उपयोग करके, हम्म और एक पूरा जो है मूवमेंट खड़ा कर दिया 1 महीने के अंदर। उसका रिजल्ट ये रहा, 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, हम्म और कई बूथ, करीब 7 बूथ 90% से ज्यादा निकल गए, जो कि पहले वाले इलेक्शन में जीरो थे। हमारा 10.5% वोटिंग बढ़ना, और वो गर्मी था, ये मई में था, वहाँ बांदा में गर्मी बहुत होता है। गर्मी बहुत उस होती है। गर्मी के पीरियड में हम लोगों ने ये गुल खिलाया। तो ये हमने क्या, हम लोगों ने गुल खिलाया, हमने नहीं खिलाया, हम लोगों ने खिलाया। हम मतलब वहाँ की, ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये वहाँ की जनता का है, वहाँ के लोगों का है, वहाँ के मतदाताओं का है, वहाँ के हवाओं का है, वहाँ के हरियाली का है। सबने मिलके और सबने खूब एंजॉय किया इसे। और प्रधानमंत्री जी वहाँ आए 25 अप्रैल को अपने कैंडिडेट का प्रचार करने, तो उनको कहीं से पता था, तो उन्होंने हमारा अपने भाषण की शुरुआत इस अभियान की तारीफ से की। पहले 2 मिनट इस अभियान की तारीफ की, फिर अपना बात किया। तो ये है पूरी हम्म, नट सेल में इसकी वही कहानी। इस पे जैसे बात करते हैं, अगर 25 अप्रैल 2019 की, जब पीएम मोदी सर की जो है विजय संकल्प रैली होती है, और उस मंच से आपको जो है इस आपके इस कार्य के लिए सराहना की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, आपको इस कार्य के लिए सराहना किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो कैसा मोमेंट था, क्या मतलब उस टाइम पे
लगा आपको? देखिए उस समय तो हम लोग बिल्कुल पागल थे। क्या हाँ। हम लोग की ये भाई हम लोग ये थे कि वोटिंग परसेंट बढ़े, तो हमें ये बात सुनाई भी नहीं दिया। इसमें एक घटना भी हुई कि हम जब पीएम साहब आते हैं तो हम सारे अधिकारी, चूंकि ये पॉलिटिकल वो रैली थी, तो हमारा केवल सूरज, तो हम लोग एक बंद कमरे में सारे अधिकारी बैठ के बात कर रहे थे। हमें ये सुनाई ही नहीं पड़ा कि, तो लखनऊ से मेरे पास एक फोन आता है, एक ओएसडी साहब का, पंचम तल से, कि आपको पता है? हमने कहा क्या? कहीं पीएम साहब ने आपकी तारीफ की है। तो हम्म। हमने कहा मुझे तो नहीं पता। तो वो मेरे ऊपर नाराज हो गए कि आप तो बन रहे हैं, हाँ। मतलब हाँ, बिल्कुल। आप बन रहे हैं। हम्म। हमने कहा भैया सही में नहीं पता, हम सारे लोग, सारे उच्चाधिकारी, कलेक्टर, एसपी, डीआईजी, सब लोग एक कमरे में हैं, केवल पुलिस और मजिस्ट्रेट ही मौके पे है, तो हम लोगों को नहीं पता। तो हमें ये भी झेलना, वो बाद में जब पता चला कि हाँ ये बात उनकी सही थी। तो उस समय तो फिर जब मोदी जी साहब ने, हमारे पीएम साहब ने इस बात की, कि तो हमारा चैलेंज और बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल बड़ी और बात वो, है सर हाँ, वो। वो बहुत बड़ी बात थी, तो और लोग मोटिवेट हुए उससे कि नहीं नहीं, इसको करके दिखाना, सबको वोट देना है। हाँ। वो मतलब एक तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सर जो है एक्सपेक्टेड इलेक्शन रेशियो था कि हमारा जो है 85% तक इलेक्शन वोटिंग जो है वोटिंग इलेक्शन जाना चाहिए परसेंटेज। लेकिन आपने जो है उसको 85% भी ना करके आपने तैयारी करी 90% की। तो कौन कौन सी और स्ट्रेटजी बनाई उसके लिए, जो है कौन कौन से प्लान बनाए आपने उसके लिए, उसके बारे में बताइए हमें। देखिए जैसे हमने जो 90+ क्यों रखा, उसका मैंने कारण बता हम्म। दिया, 2 बूथ पे हुआ था। हम्म। अच्छा, आप कोई जब काम करते हो तो कोई एक स्टैंडर्ड बनाते हो ना। वो हम्म। हमारे 2 स्टैंडर्ड बन गए, 2 बूथ स्टैंडर्ड बूथ बन गए, उसी को अचीव करना था। हम्म। दूसरी बात, इसमें हमने कल्चरल एक्टिविटी का बहुत प्रयोग किया। इस पर आल्हा, गाना, नाच गाना, हारमोनिया, नौटंकी, जादू, एक तो हमने कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से जो मैसेज जाता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, और लोगों के बड़े आसानी से समझ में आता है, क्योंकि वो उसके बारे में जानते हैं। तो हमने कोई हाई फाई चीज नहीं करी, हमने वहाँ का ही जो है लोकल चीजों पे ज्यादा फोकस किया। और जैसे 2 लड़कियों को मैंने वहाँ ब्रांड 3 लड़कियों को मैंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। हाँ। मैं ऐसे घूम रहा था तो देखा वो बहुत अच्छा गाना गा रही है। एक गया तो एक छोटी सी लड़की, बहुत मुश्किल से 10 साल की होगी, हारमोनियम पे एक स्कूल में गाना, मैंने मेरी नजर पड़ी, मैंने उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इसी तरह से हमने महिलाओं के लिए अलग से टीम बना दी, हम्म। महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए महिला आदमियों के मोटिव। और मैं खुद ही दिन में 8-9 बैठक करता था। हम्म। जैसे जो चुनाव की तैयारी होती है, हम भले जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, हमारे नीचे एक एडीएम रैंक का अधिकारी हमारा डिप्टी होता है, हम्म। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, वो संतोष बहादुर सिंह थे। तो हमने कहा देखो ये विधानसभा है और आप इसका चुनाव कराओ और मैं इसको मैनेज करता हूँ। तो मैंने चुनाव की जिम्मेदारी उनको दे दी थी, और मैं दिन भर घूमता था। जैसे मैं जा करके हर तहसील में विधानसभा वार बीएलओ की बैठक करना, साप्ताहिक बीएलओ की समीक्षा करके तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है ये मुझे बताओ। और इसी तरह से ग्रुप वाइज हमने बैठक किया, सारे स्कूल के प्रिंसिपल की बैठक करी, सारे होम गार्ड जितने पूरे जिले में थे उनकी बैठक करी, मनरेगा की बैठक करी, हम्म। ये जो बिजली के बिल देते हैं इनकी बैठक करी, पूरे जिले में जितने पोस्ट मास्टर थे उनकी बैठक करी, हम्म। जितने ये हमारे जो होते हैं नाच गाना वाले, इनको यूज किया। तो हमने छोड़ा किसी को नहीं, जितने भी ग्रुप थे सब ग्रुप के साथ एज ए कलेक्टर हमने बैठक करी, उनको मोटिवेट किया, उनको जिम्मेदारी दी, और सब ऐसे धीरे धीरे सब मोबिलाइज हो गए। और मैं अकेले काम नहीं करता था, हमारी पूरी टीम थी, सीडीओ, डीडीओ, पूरे जिले के अधिकारी। और मैं सबसे पूछता रहता था, बात करके आपको क्या दिक्कत आ रही है बताइए, मैं दूर करूं। मेरा एक मानना है कि जो भी अच्छाई है वो हमारे अधिकारियों का, और जो बुराई है, जो समस्या है, वो हमारा। हम यही अपनी जिंदगी में हम्म। फॉलो करते हैं। हम कहीं जाते हैं, हमने कहा देखो जितनी अच्छी चीज है वो आपका, तुम्हारे पास जितनी बुरी चीज है वो हमें दे दो, तुम्हारी जितनी समस्या है हमें दे दो, मैं हल करके तुम्हें हम्म। दे दूंगा। तुम ओके। काम करो मन से, टेंशन मत लो। सब टेंशन, बुराई, पंगा, दिक्कत, जितनी निगेटिव चीजें हैं, मैं अपने हर विभाग में हर अधिकारी से ही कहता हूँ, मेरे रहते हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने टेंशन है, हम्म। टेंशन बहुत प्रकार के होते हैं, समस्याएं बहुत प्रकार की हैं, वो सब मुझे दे दो आप, अच्छा। वो हल करना। हम्म। क्यों? मुझे मजा आता है, जब तक जो है समस्या नहीं रहेगी, जब तक कुछ चैलेंज नहीं रहेगा, जब तक उसमें इनोवेशन की स्कोप नहीं रहेगा, मुझे मजा नहीं आता। बहुत लोगों को वो रूटीन में काम करते हैं, तो इस वजह से अधिकारी बड़ा खुश हो जाता है कि अरे हम्म। बुराई उराई तो ये खुद,
होता क्या है जनरल, हम्म। अधिकारी कहता है देखो मेरे सामने समस्या नहीं आनी चाहिए, क्या हाँ। लोगों के आइडिया और ये सब ले करके, और आइडिया रहेगा नीचे वाले को, उसका सुन लेंगे और फिर जाके ऊपर कहेंगे हमारा है, चोरी करते हैं। हाँ। हमने जो अपनी किताब लिखी है, हमने उस किताब में सबका नाम लिखा है कि मैंने वाटर का हार्वेस्टिंग किससे कराया, मेल न्यूट्रिशन एक पत्रकार ने बताया था, जिसने जो मुझे बताया। हम किसी का आइडिया या किसी की क्रेडिट चोरी करके क्रेडिट नहीं लेते। इन- तो इससे आदमी खूब खुल के मुझे बताता है कि अरे अगर साहब के पसंद साहब समझ में आ गया तो हमारा बहुत प्रचार करेंगे, हमारा नाम हो जाएगा, अच्छा लगता है। इनफैक्ट सर इतना डेडिकेटेड आप रहे कि 20,000 से ज़्यादा सेल्फ सिग्नेचर्ड जो है आपने इनवाइट भेजे, लोगों को लेटर भेजा, यस। इतना ज़्यादा डेडिकेशन। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि अगर अगर आप उस पर मुहर वाला सिग्नेचर लगा दो तो वो उसका वो वैल्यू घट जाता है। फिर मोहर तो सर कोई भी कर हाँ, सकता है। मुहर कोई जैसे इलेक्शन में अक्सर हम लोगों की मुहर बनती है, उसको फेसिमाइल मुहर बोलते हैं, वही लग के जाती रहती है, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। हमने स्पेशली इसका एक पैड बनवाया, और हमारे जितने लोअर कर्मचारी थे जो फील्ड में थे, जैसे शिक्षा मित्र, बीएलओ, उनको मैंने चिट्ठी भेजा। तो रोज मैं, हमारे एक योगेश बाबू जी थे जो इलेक्शन में ही थे, वो रोज 500-600 टाइप कर देते थे, मैं आधा घंटे में साइन कर देता था। तो ऐसे 500 1000 जितना वो छप पाता था हम्म। उतना रोज बढ़ता रहता था। तो उसने बहुत काम किया। आज भी लोग उस चिट्ठी को, क्योंकि ओरिजिनल सिग्नेचर की चिट्ठी और जिलाधिकारी की हाँ। सिग्नेचर की चिट्ठी, अगर वो होता तो वो कोई नहीं रखता। हाँ बिल्कुल। ओरिजिनल है, बहुत लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में लगा के रखा है। बड़ी बात होती है सर जब जैसे फिर हाँ, तो जिला। इसमें सारा गेम मेहनत का है, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट का है हम्म। और टीम का है। मतलब आप ये समझिए कि वहाँ हर दुकानदार हम लोगों का वो टी शर्ट, अच्छा एक बात और है, हम पूरे इलेक्शन में टी शर्ट पहन के घूमते थे। इसका हम लोगों ने एक टी शर्ट बनाया था, आपके उस किताब में आप देखिए वो फोटो मिलेंगे आपको। देखा मैंने, हाँ। तो वो पूरे 3 महीने हम्म। एक जिलाधिकारी, हम शर्ट जैसे ये शर्ट पहने ऊपर से टी शर्ट पहनते थे, तो पूरा जिला टी शर्ट पहनने लगा, लोग प्राइवेट लोग वैसे टी शर्ट बनवा के घूमने लगे, एक ब्रांड बन गया। हाँ। हमने पूरे जिले को मोटिवेट करके एक मुद्दे पे लाके खड़ा कर दिया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम, बिल्कुल। इनफैक्ट तभी वही रिजल्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश में बांदा नंबर 1 बना, इलेक्शन परसेंटेज में इतनी बढ़ोतरी करी, एग्जैक्ट जो है 10.55% की। ओके। कौन कौन सी चीज़ों पर और ध्यान देना चाहिए सर इलेक्शन में, अगर कोई चाहता है कि उसके ज़िले का इलेक्शन एकदम ठीक तरीके से हो? नहीं, देखिए उसके बाद इलेक्शन में काफी कुछ इनोवेशन हुए, काफी परिवर्तन हुए, वोटर लिस्ट में काफी परिवर्तन हुए। फिर इको फ्रेंडली, मतलब उसके बाद और बहुत सारी गाइडलाइन उसमें जो, इलेक्शन शुड बी फ्री फेयर पीसफुल एंड इको फ्रेंडली पे जोर ज्यादा होने लगा। क्या ओके। ओके। पहले इस पर उतना जोर नहीं था कि भाई इलेक्शन में हम लोग प्लास्टिक का बहुत यूज करते हैं, तो ये हुआ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करो, गाड़ी बहुत चलाते हैं लोग, प्रचार में बहुत चीजें करते हैं, तो क्या होता है हम लोग इन्वायरमेंट का नुकसान। एक तरफ तो हमने इलेक्शन कराया, लोकतंत्र को मजबूत किया, दूसरी तरफ हमने लोकतंत्र इधर मजबूत किया, उधर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया। इसके लिए अब जो है, इधर जो मैंने इलेक्शन कराए एज जनरल ऑब्जर्वर, वहां मैंने एक नया मॉडल बनाया, ग्रीन इलेक्शन कराया। यहाँ मैंने ग्रीन इलेक्शन कराया, जैसे 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं ऑब्जर्वर बना रोपड़ में, हम्म। 6 आनंदपुर साहब पार्लियामेंट का। तो हम्म। हाँ, मैंने ग्रीन इलेक्शन कराया। उसके बाद बॉम्बे असेंबली का जो अभी चुनाव हुआ, हम्म। वहां भी मुझे 2 विधानसभा का, हम्म। अणुशक्ति नगर का और चेंबूर का, अब जब वहां भी ग्रीन इलेक्शन कराया। अभी इसी जुलाई में 2 महीना पहले हाँ। मैं जूनागढ़, गुजरात, गुजरात का एक जिला जूनागढ़ है, वहां जाकर के ग्रीन इलेक्शन कराया, बाई इलेक्शन था। तो अब हमने एक नया, जो उसका चौथा वर्ड है, इलेक्शन शुड बी इको फ्रेंडली, उसका प्रयोग किया। तो और मेरी इसका मतलब ये ग्रीन डेमोक्रेसी बाई ग्रीन इलेक्शन, इसको आप मीडिया में ढूंढोगे काफी प्रचार, इसको मैंने, बहुत लोगों ने छोटा मोटा किया था, हमने इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से इसका पहला प्रयोग किया पंजाब में, फिर उसको टेस्ट किया बम्बई सिटी में, और फिर उसको जूनागढ़ के विसावदर विधानसभा में हम्म। दोबारा टेस्ट किया देहाती एरिया में। तो एक मतलब हमने अभी और ये मॉडल क्रिएट कर फुल दिया। प्रूफ्ड है ये हाँ। एकदम, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे भी इसकी टेस्टिंग आप कर चुके हैं। हाँ, मतलब हम एक हम्म। मॉडल बनाते हैं, फिर वो मॉडल चलेगा कि नहीं चलेगा। हम्म। वो मॉडल शहर में, तो बम्बई शहर में लगा तो वहां भी वो चला, और ये जूनागढ़ का जो विसावदर हो, बहुत देहाती एरिया था, हम्म। किसानी एरिया था, खेती बाड़ी वाला एरिया था, हम्म। वहां भी चला।
ओके। तो वो मेरा एक मॉडल है और वो ग्लोबल मॉडल है। ओके। क्योंकि देखो इलेक्शन होते रहते हैं। हम्म। 2024 में करीब 2 बिलियन ने वोट किया। अगर मान लीजिए हर वोटर एक पौधा लगाता तो 2 बिलियन वोट, अरे हाँ, 2 बिलियन पौधे पौधे लग लगते। जाते हैं, तो हाँ। आप बताइए बिल्कुल। कितने बड़े पौधे लगते। तो हमने एक कॉन्सेप्ट यही किया है हम्म। कि हरियाली को वोट से जोड़ दो, ओके। कि जिस दिन वोट देने जाओ वोट के नाम पर एक पौधा लगाओ, उसको जिंदा रखो। तो बिल्कुल। जितनी इलेक्शन में मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान होगा वो पौधा CO2 ले करके वोट में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, उतना वो बैलेंस कर देगा, बिल्कुल। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही, उतना 2 बिलियन अगर पौधे लग जाएं तो पोल्यूशन कितना होगा? 2 बिलियन पेड़ बहुत हुआ सर। हाँ, बहुत ओके। कम कर देगा। लेकिन अभी हम वोटिंग में इसको हम्म। इससे जोड़ नहीं पाए हैं। हम्म। यही मेरा इलेक्शन है कि प्लास्टिक का यूज कम करो, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज करो, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान इलेक्शन की वजह से ना हो। और दूसरा, आप उस दिन या उसके उस दरमियान, या तो इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के 1 दिन 2 दिन बाद या इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के नाम पे आपको पौधा लगाना है, चाहे मिनिमम एक लगाना, मैक्सिमम कितना भी लगाना। एक क्वेश्चन सर मेरे माइंड में उतनी देर से घूम रहा कि मैं आपसे पूछूं ना पूछूं, लेकिन चलिए पूछ लेता हूं कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होता है, ऑब्वियस है चुनाव होता है, संसाधन भी उतने हैं, रिसोर्सेज जो हैं एक जिलाधिकारी को उतने दिए जाते हैं जितने आपको दिए गए अवेलेबल हैं। चुनाव भी होता है, हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी भी बनाया जाता है, सिचुएशन भी सबके लिए सेम है। लेकिन ऐसे में आपने ही जो है इलेक्शन परसेंटेज बढ़े, इसका आपने ही जिम्मा उठाया, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे जो एक तो वही मोटिवेशन था कि हम्म। हमें वहाँ अवार्ड मिल गया, तो उससे भी हम लोग मोटिवेटेड थे कि भाई जब इलेक्टर रोल मतलब मतदाता सूची में अवार्ड मिला है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर भी अवार्ड मिलेगा। तो एक तो ये था कि इसमें भी अच्छा काम किया जाए, अवार्ड मकसद नहीं था, अच्छा काम किया जाए जैसे उसमें अच्छा काम हुआ। तो एक तो ये था। दूसरे, वो जो हमारा स्टार्टअप इनोवेशन की समिट हुई थी, उससे लोगों में एक जोश पैदा था। और इलेक्शन कमीशन की ये इच्छा रहती है कि वो कहते हैं ना, नो वोटर टर्न बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड, ओके। कि मतलब कोई वोटर छूटने ना पाए, जितने वोटर लिस्ट में सब वोट देने आए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। तो उधर वो मोटिवेशन था, इधर नैतिक जिम्मेदारी थी। हम्म। और मैंने आपको बताया ना, मुझे चैलेंज लेने में मजा आता है। तो वो एक चैलेंज था, तो मैंने चैलेंज लिया, हमें मजा आया, और वो चैलेंज मैंने सबको बांट दिया। सब चैलेंज ले लिए, पूरी बाधा ने चैलेंज ले लिया, सबका चैलेंज काम कर गया। ओके सर, आपने वोटर्स को अवेयर करने के लिए कई काम किए, चाहे वो आपकी टैगलाइन हो एक कि डीएम का पत्रक आया है और मतदान का संदेशा लाया है, चाहे वो 3 जो है छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो, कई वीडियो बनाए। कई वीडियो बनाए, जो दिव्यांग थे उनके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट कराया, हम्म। पानी की व्यवस्था कराई। पहले जो है पोलिंग बूथ तक लोग गाड़ी नहीं ले जा सकते थे, आपने वो अरेंजमेंट कराया कि 200 मीटर के आप दायरे तक गाड़ी ले जा सकते हैं। और उसके बाद कई जिले के जो है डीएम्स को पत्र लिखे, निवेदन किया उनसे कि जो बांदा के लोग उनके यहाँ रह रहे हैं, हाँ, जो नौकरी वोकरी करने गए हैं हाँ, किसी तरह से, माइग्रेटेड वोटर्स, हाँ। उनको भेजें वहाँ वोटिंग करने के लिए। हम्म। तो आपको क्या लगता है मेजर स्ट्रोक आपका क्या रहा इसमें? आपको कौन सा लगता है कि ये मेरा मेजर स्ट्रोक रहा कि जिससे पोलिंग बूथ को मोबिलाइज करने में मुझे थोड़ी मदद मिली? माहौल बनाना, जो मास्टर देखिए उसमें, ये तो हम नहीं कह सकते किसके वजह था, हर चीज ने काम किया। तो एक माहौल ही बन गया। जैसे दिवाली क्या होती है, दिवाली होती तो आप देखते नहीं, हर घर हर मोहल्ला हर जगह वही क्या, पटाखा फोड़ने का माहौल, मिठाई खाने का माहौल, नया कपड़ा। हम्म। वैसे वो एक माहौल बना दिया हमने। हमने वो कुछ नहीं किया, एक माहौल बनाया, फिर धीरे धीरे कारवा जुड़ता गया क्या। ओके। और उसमें दो मतलब पूरा धीरे धीरे बढ़ता गया, लोगों को मजा आता। अच्छा, क्योंकि उसमें हम लोग कल्चरल एक्टिविटी, लोगों की पहचान, डीएम डीएम से सब लोग मिलना चाहते हैं, हाँ, बिल्कुल। अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, और उसके साथ मिलके काम, डीएम मिलते नहीं है, नहीं मिलता है या कम मिलता है, जो भी है, सबकी अपनी स्टाइल है। हम खूब मिलते थे। अच्छा, बैठक जमीन पे करते थे, जिसकी कोई अच्छी बात होती थी तो उसको तारीफ भी कर, मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे। तो मास्टर स्ट्रोक तो ये है ना कि हमने समस्याएं पता की, उसको दूर किया, और वो बहुत आसान था। आम देखिए, आम जनता बहुत अच्छी होती है। अ लीडर इज हाउ लीडिंग दैट पब्लिक, दैट मैटर्स, इसीलिए दैट वो मैटर्स। लीडर होता है। श्योर। तो आई वॉज द लीडर एज ए कलेक्टर इन दैट इलेक्शन। सो हाउ आई लेड देम, हम्म। दैट वाज माई मेटिकुलस प्लान। अच्छा, हम ऐसे नहीं करते ये काम, हम उन्हीं से पूछते थे अब क्या किया जाए और यहाँ क्या चलेगा।
तो अगर सबसे पूछो तो वो 15-20 चीज अच्छी बताएंगे, और उसी में से अच्छा ठीक है आपका ये है, ये आप लागू करो, ये आपका ठीक है, ये लागू किया जाए। बस वो धीरे धीरे सब लागू होते 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 वो सब बढ़ जाता है। हम कोई चीज काबिल बन के हम्म। कोई चीज बाहर से नहीं लाया, हर जगह हर चीज है। हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है, ये एसी कमरा में बैठ के हम प्लान नहीं करते, हमारा बॉटम अप अप्रोच। कोई भी बैठक होती थी पूछते थे कि आप लोगों को अच्छी अच्छी राय देनी है, कैसे ये सफल होगा, इसके लिए आपको आइडिया देना है, आपको बताना, सब बताते थे। ओके। और उसी में से हम्म। आम सहमति बनती थी कि इनका वाला राय अच्छा है। जैसे मान लीजिए एक अधिकार कर्मचारी ने राय दिया, हमने एजेडीएम हमने राय दिया, हम्म। हमारी राय खराब और उसकी राय अच्छी, तो मैं सबके सामने कहता था देखो भाई इनकी राय अच्छी है और हमारी राय अच्छी उतनी नहीं, हम अपना वापस ले रहे हैं, इनकी चलेगी। अब ये मतलब एक कलेक्टर किसी छोटे कर्मचारी के सामने ये कहा है, तो उसमें उस पंचायत में जितने लोग रहेंगे उसको हम्म। कितनी खुशी होगी, देखिए कलेक्टर साहब अपना। नहीं तो क्या होता है, हमने जो कह दिया वही सही है। ये ईगो उगो कुछ नहीं, हमारा ये बॉटम अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, जन सहभागिता वाला अप्रोच है, और बुद्धि सबके पास है। और जो आदमी जिस समस्या से जो आदमी जितना जूझता है उसको इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो सबसे अच्छा डॉक्टर उसका होता है। हाँ, और अनुभव सबसे बड़ा हाँ, है। वही अनुभव जिसको कह रहे हो हम्म। वही उसका नॉलेज है, पर हम्म। जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। हम व्यवहारिक ज्ञान सबका लेते हैं और उसको लागू करते हैं और बताते हैं इसका है, ये नहीं कि उसका ज्ञान ले लिया और बताया अपना। ये प्रचार भी करते हैं इसने कहा है, तब हम्म। सबको लगता है, तो उससे उससे जुड़ाव भी पैदा होता है। व्यवहारिक ज्ञान देने वाले खूब हम्म। उमड़ के आते हैं, बताते हैं और फिर उसको लागू भी करवाते हैं। इनफैक्ट सर मुझे लगता है जैसे आपने बताया ना कि कम से कम क्रेडिट वाली बात, इनफैक्ट ट्रू लीडरशिप क्वालिटी वही है कि जनता जुड़ सके जिसके साथ, और आप उनमें से एक हैं सर। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए हैं और हमें आपसे मिलने का, बात करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम्म, बात करते हैं उसी टॉपिक पे सर। 2019 चुनाव हुए और बांदा 10.55% के साथ उत्तर प्रदेश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बना इलेक्शन परसेंटेज बढ़ोतरी के मामले में। लेकिन जो आपका एम था 90%, वो अचीव नहीं हो पाया। हाँ। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि अगर आप कुछ चेंजेस और करते तो शायद वो एम अचीव हो सकता था? देखिए ऐसा था कि हम्म। उस समय तो हमें कोई ऐसा पुराना अनुभव तो था नहीं, इस तरह का कोई कैंपेन तो चलाए नहीं थे, वो हम्म। तो मेरा पहला कैंपेन था, और पहला प्रयोग था। पहला प्रयोग था, हाँ। हाँ, अब जैसे मान लो उसके बाद कहीं और, अब जैसे मुझे कहीं और एज ए आरओ करने का मौका मिले तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि फिर उसमें मैं वैल्यू एडिशन करूंगा। उससे जो लर्निंग हुई, उसी सब की लर्निंग, 2019 के इलेक्शन की लर्निंग लेके ही तो मैंने ये सब ग्रीन इलेक्शन कराए। उस अच्छा। वो जो मेरे दिमाग में जो लर्निंग है, सीख है, उसमें उसका फाउंडेशन तो यही है 2019 का इलेक्शन। ओके। टॉपिक चेंज किया, ग्रीन इलेक्शन कराया, उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। अब देखिए दो बात है इसमें, ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन था कि और क्या हमें करना चाहिए था। हाँ, जो आपको लगता है। हाँ, देखिए वहाँ जो परिस्थितियां थी, जो चीजें थी, उसमें हमने सब कुछ किया, उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो पहला प्रयोग था। पहले ये हमेशा होता है ना, सुधार होता रहता है, ऐसे ऐसे जाता है, ये नहीं कि पहला ही प्रयोग वो 100% हो जाएगा। तो उसमें मुझे बहुत सुधार, अब जैसे एक तो गर्मी था, अब आप एक चीज बताइए, जो लोग बॉम्बे में हैं, जो वोटर बॉम्बे में है, वो वहां से क्यों 5,000 खर्चा करके यहाँ आएगा? हाँ, बिल्कुल। क्या हमने उसके लिए किया? फिर भी कुछ लोग आए, कुछ लोग आए, और ऐसा भी था उस समय जो लेबर थे वो जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ के उसके मालिक ने नहीं छोड़ा कि तुम जाओगे फिर वहीं रुक जाओगे, हर सप्ताह भर बाद आओगे तो हमारा काम सफर करेगा। मालिक ने नहीं, हमने ये सारे प्रयोग, डीएम को चिट्ठी लिखे, अपने अधिकारी भेजे, उसके बाद गई, वो आना चाह रहा था लेकिन उसके मालिक ने छुट्टी नहीं दिया। फाइनेंशियल ट्रेबल प्रॉब्लम आई कि भाई पैसा कौन खर्च करेगा इसका। तो ऐसे बहुत सारे, हर जिले में 25 से 30% लोग कहीं ना कहीं रोजी रोटी, नौकरी, व्यवसाय, विभिन्न कारणों से जिले से बाहर हैं। ओके। तो अब उनको बुलाना ये आसान काम थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सर। जो हमारा 64% हुआ और 35, वो उसी वही फैक्टर है। क्योंकि वो पहला प्रयोग था। अब जैसे क्या होता है ना कि जब आप उस रेस में पहले होते हैं, आपके पास वैसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम होती है जब आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। ओके। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर, आपने कई सराहनीय कार्य किए, चाहे वो महिला विकास हो, चाहे प्लास्टिक मुक्त बांधा हो, किसान समृद्धि हो, पेड़ जियाओ अभियान हो। उनमें से एक कार्य आपका और था, जेल सुधार अभियान, जिस पर मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा।
आपकी जब मैंने बुक पढ़ी सर इस बारे में, तो एक लाइन आपकी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि जेल एक जो है सुधार गृह है, सजाघर नहीं। जबकि मोस्टली लोग यही मानते आ रहे हैं कि ये सजाघर है। मेरा भी यही परसेप्शन था कि सजाघर होता है ये। लेकिन आपकी जो बात है एकदम सटीक है वो। तो जेल सुधार अभियान का किस्सा क्या था? डिटेल में बताइए सर हमें। एक्चुअली ऐसा है कि ये बात सही है, आम आदमी ये सोचता है कि वो सजा काट रहा है, उसको सजा हो गई है। आम बोल भाषा में और आम सोच या आम लोगों की वो बोध जो है, अंडरस्टैंडिंग यही है कि अरे भैया उसको 10 साल की आजीवन कारावास हो गया, वो सजा काट रहा है। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जेल जो है वो करेक्शन हाउस है, सुधार गृह। सुधार गृह है। तो जब वहां हम गए तो जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट जज और एसपी को महीने में नियम है कि आपको जेल जाना है, पूरा मुआयना करना है एक एक चीज का, और ये देखना है कि जिले में कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। नियम जो बने हैं जेल को चलाने के लिए, उसी तरह से जेल चल रहा है। तो जब मैं गया तो मैंने देखा कि सबके चेहरे पे काला है, सब हताश हैं, निराश हैं, परेशान। नेचुरल सी बात है हाँ कि बिल्कुल। जो जेल में जाएगा खुश तो रहेगा नहीं। हम्म, तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है एज ए आईएएस अफसर, नॉट एज ए डिस्ट्रिक्ट एज ए आईएएस अफसर, ये भी छोड़ दो, नॉट एज ए आईएएस अफसर, एज ए इंसान, कि लोगों के चेहरे पे हंसी लाना, लोगों के दुख को कम करना, लोगों के दर्द को कम करना, लोगों की परेशानी कम करना और उसको हंसाना। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एज ए आईएएस अफसर थी, और एज ए इंसान भी थी। एज एन ह्यूमन बीइंग हर भी। हर आदमी को ये सोचना चाहिए। आदमी स्वार्थी होता है, वो अपनी जिंदगी जो। तो मैं गया तो हमने देखा, हमने कहा अरे ये तो बड़े सब संकट में है, ये है। फिर मैंने उसकी एनालिसिस करी कि क्या किया जाए। तो मैंने ये देखा, अच्छा मेरे दिमाग में एक चैलेंज था, हमने बताया ना मुझे चैलेंज। हाँ अच्छा, हाँ। मैं पढ़ता रहता, वो किरण बेदी मैडम का नाम आता था, वो तिहाड़ जेल में सुधार कर दिया, उनका नाम है, बहुत कई बार सुना। तो हमारे दिमाग में वो भी एक बैकग्राउंड में था ओके। कि अगर मैडम किरण बेदी तिहाड़ जेल का इंचार्ज होकर के वो सुधार सकती हैं, तो मैं अपने जेल को क्यों नहीं सुधार सकता डीएम होके? डीएम तो बहुत बड़ी पोस्ट है। ये मेरे दिमाग में ये भी बात थी, मैंने अपनी किताब में ये लिखा भी है। तो मैंने क्या किया, हमने कहा ये आखिर परेशान, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ये दिक्कत क्या है। तो हमने कहा भाई देखो, ये जो जेल है ये एक गांव है, गांव की भी बाउंड्री होती है ना, तो इसकी भी बाउंड्री हो, गांव है, और गांव में मोहल्ला होता है, ठीक है। तो उसमें जो बैरक थे, हमने कहा ये मोहल्ला है, हर बैरक में कैदी ऐसे बैरक में होते हैं। हाँ। तो हमने कहा ये बैरक इसका मोहल्ला है। बस दिक्कत क्या, दोनों में अलग क्या है? उसमें क्या है, गांव में जब मन का है सोए, जब मन का है जो करे। यहाँ आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो। जेल में क्या करोगे, कैसे करोगे और कब करोगे, ये सब वो सब सेट है। तो आपका जो स्वतंत्रता था खत्म हो गया, एक बात। दूसरी बात, आदमी क्या चाहता है कि वो अपने अनुसार कुछ काम करे, अपने अनुसार जो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, हाँ, रुचि हो जिसमें। रुचि हो, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो जेल कहेगा वो करना है। तो ओके। हमने इसी दोनों चीजों का वो निकाला, क्या तोड़। हमने क्या किया, हर बैरक से 4-4 कैदी, हमने कहा जिसको योगा में जिसको रुचि हो, 4-4 लोगों का नाम दो मुझे। तो सूची बनवा लिया, और वहाँ योगा टीचर भेज दिया 1 सप्ताह के लिए। रमेश राजपूत योगा टीचर थे, प्राइमरी में टीचर थे, योगा में उनका बहुत कमांड था। तो हमने कहा जाओ तुम, ये सारे बैरक से 4-4 लोग मिल गए हैं, इनको जाओ तुम योगा सिखाओ। ओके। तो वो जा करके उनको 1 सप्ताह में योगा सिखा दिया। अब वो क्या हो गए, योगा के मास्टर ट्रेनर हो गए। अब हर बैरक में 5 बजे से 6 बजे, 1 घंटा, 4 बजे उठते थे, तैयार हुए, 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा क्या होने लगा, योगा। योगा होने अब लगा। योगी मतलब सारे कैदी इसी बहाने जो 4 बजे उठने लगा, जो सुबह उठे तो ऐसे स्वस्थ रहेगा, हाँ। फिर योगा करने लगा, अब सबका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। और एक ये हुआ, फिर वहाँ नाचने गाने बजाने, कल्चरल एक्टिविटी लोगों में बहुत अच्छा था। तो हमने कहा वहाँ एक स्टेज था, और वहाँ ये ढोलक मजीरा, ये नाचने खाने बजाने का सब चीजें थी। तो हमने कहा सप्ताह में एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, जैसे हम लोग सप्ताह में 3 घंटा पिक्चर देखने जाते हैं, उनका वही हमने सोचा ये पिक्चर। तो उसी में से कैदी ही कोई गा रहा है, कोई नागिन का डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, और बकिया कैदी देखते थे, वही कैदी करते थे। कैदी ही वो कल्चरल प्रोग्राम करने वाले, और कैदी ही कल्चरल प्रोग्राम देखने वाले। अब उनका सप्ताह में 3 घंटा बहुत बढ़िया वो बीतता था। गुजरने लगा।
फिर हमने उनसे कहा कि देखो पता करो कि इसमें खेल में किसकी किसकी रुचि है। तो किसी ने फुटबॉल बताया, तो किसी ने कुछ बताया, जो रस्साकसी, जो गुल्ली डंडा, जिसने जो खेल बताया। हमने उनसे कहा कि ठीक है, उसको खेलने वाला सामान हमने खरीदवा के दे दिया, बहुत सिंपल। हाँ, खेल बिल्कुल। विभाग से कहा हमने वहाँ सारा सामान भिजवा दो। अब क्या है, फुटबॉल वाले फुटबॉल खेलने लगे, वॉलीबॉल वाले वॉलीबॉल। वॉलीबॉल और खेलने, वो रस्सा वाले रस्सा कसी करने लगे, जिसका जो बैडमिंटन वाले बैडमिंटन खेलने लगे, कुश्ती वाले सब खेल शुरू करा दिए। तो ऐसे मैंने 12 प्रोग्राम शुरू किए। इस तरह से हमने 12। अब क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, उनको अपने मन का काम करने का मौका मिल गया। जेल में क्या है, यही वो अपने मन का काम नहीं करते थे, हाँ, हाँ। अपने रुचि का काम नहीं करते थे। बहुत लोगों को पेंटिंग वेंटिंग बहुत अच्छी आती थी, तो हमने इनको पेंट ब्रश दे दिया। हमने कहा ये जेल की जितनी दीवारें हैं सब की पेंटिंग करा डालो, सब जेल में जाके देखो। जैसे हम लोग रोड पे नहीं वो पेंट कराते हैं, जो हाँ। नेशनल हाईवे दोनों तरफ, हम्म। सारी दीवारों में अच्छे अच्छे उनको हमने पेंट वगैरह दिलवा दिया, ब्रश दिलवा दिया। उनके अंदर हुनर था ही, हम्म। पेंटर का काम वो कर दिया। उनको बड़ा अच्छा लगा, अपना नीचे नाम लिखे। गौशाला, हमने कहा कितने लोग जो है डेयरी में इंटरेस्ट है, जो बताए वहां हमने पहली बार डोनेशन से 2 3 4 गाय ली और गौशाला खोल दिया। और हम और डीजे साहब गए उसका उद्घाटन। हाँ, उससे जो दूध पैदा हुआ, हाँ। उससे चाय बनी, और जो गोबर हुआ वहां बर्मी कंपोस्ट बनी। और वहां खेती में काम, वहां हर जेल में खेती होती है। तो हमने कहा इसको 4 भाग में बांट दो, और ये खेती में जिसकी रुचि है, जिस हम्म। कैदी के, उसका नाम लिया। और एक दो दो तीन तीन लोगों को हर खेती के पोर्शन का, फार्म हाउस को 4 भाग में, हर भाग का एक एक वो बना दिया इंचार्ज, कि तुम इसके इंचार्ज हो, फार्म इंचार्ज कैदी को ही। कैदी को। हाँ, हाँ। जैसे फार्म में, तो वो भी उसका रुचि हो गया, कह रहे हम फार्म इंचार्ज, हम खेती इंचार्ज है। कर। हाँ। तो मतलब ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जी होने लगा, वो खेती। तो इस तरह से हमने 10 12 काम किए, इसको सब हमने अपने उसमें लिखा। फिर यूपी सरकार ने, 72 जेल थी उस समय, तो बढ़ गई होगी, तो कमेटी बना के जांच कराई कि किस जेल में अच्छा हो रहा, कौन जेल अच्छी है। तो उसमें हमें अवार्ड मिला उत्तर प्रदेश सरकार से। और एक वर्तिका नंदा मैडम है, वो जेल रिफॉर्म पे काम करती हैं। हाँ, जिनके द्वारा आपको तिनका तिनका जो हाँ है, उनके बांदा जेल को तिनका तिनका पुरस्कार दिया हाँ गया। उनके हाँ। फाउंडेशन का नाम है तिनका। वो बेसिकली प्रोफेसर हैं श्री राम कॉलेज में। ओके। वो पहले एनडीटीवी वगैरह में काम कर चुकी हैं, एचओडी भी हैं। वो वहाँ बांदा आई भी, उन्होंने हमारा पूरा काम दिया। हमने उनसे कहा आप बताइए और क्या करें। अच्छा। हम सबसे राय लेते हैं, हमने बताया ना हम काबिल नहीं बनते, हम सबसे राय लेते हैं। तो हमने बताया आप जब बताइए और क्या करें। तो वो कुछ चीजें और बता रही थी जिसको शुरू करना था। इसी बीच मेरा ट्रांसफर हो गया, नहीं जो उनका भी राय था। लेकिन वो इतना खुश थी कि उन्होंने मुझे हमारे कैदियों को अवार्ड भी दिया, हाँ, तिनका 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 पुरस्कार। तिनका। ओके। सर, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें एक जेलर सर ही थे। उन्होंने बताया कि जेल में, इंडियन जेल्स में मेजर प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे जो कैदी आते हैं, और उन कैदी में भी जो यंग जनरेशन के यूथ है, जो उन लोगों के साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को, इनके प्रबंधन के लिए वर्क करना चाहिए। क्या हो नहीं रहा है नहीं, काम? ये देखिए जो मैंने कहा ना कि तीनों बड़े जिले के 3 बड़े अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज और एसपी। ये हर महीने यही सब देखने जाते हैं कि वो जेल में ये अब्यूज ना हो, वहाँ कोई मादक पदार्थ ना हो, वहाँ से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना संचालित हो। तो ये जो है, यही सब हम वो महीने में जो ये ड्यूटी हम लोगों की लगी हुई है, लिखत पढ़त में है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑल 3 ऑफ बिग द सीनियर मोस्ट हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ जुडिशियरी, administration and police will visit jointly and see physically that every administrative setup is as per rules regulation prescribed by the government। तो अगर वो सही से चलेगा तो ये कहाँ होगा जो आप कह रहे हो। ओके। और मैं आपको बता दूं कि आईआईएम रांची के एक नितिन सिंह हैं प्रोफेसर, जब मैं वहीं था तो आए थे, उन्होंने विजिट किया। आईआईएम लखनऊ के 3 4 प्रोफेसर ने मिलके मेरे इस पर एक इंटरनेशनल पेपर लिखा है और छपा है, जेल सुधार पे। आप पे सर ना, जैसे मुझे, जब मैं ये पढ़ रहा था बुक, तो मुझे एक मोटिवेशन की फील आ रही थी कि एज अ डीएम अगर कोई चाहे तो सच में एक जिले की काया पलट कर सकता है, जो कि आपने किया। तो वो एक शेर है ना जो आप पे एकदम फिट होता है। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ काम पर लगे हैं, कुछ अपने खेल में, जीवन सुधर रहा अब कैदी का जेल में, मिलती नहीं मिसाल कहीं इसके मोल की, काया पलट के रख दी है डीएम ने जेल की। हम्म। एकदम फिट होता है सर, आप पे एकदम फिट। हाँ, अब जैसे मैं जब वहाँ जाता था, जितने फंक्शन होते थे, मैं दिवाली वहीं मनाता था, होली उन्हीं के साथ मनाता था, मैं त्योहारों में अक्सर जाता था। तो वहाँ के कैदी मुझे अपना गार्जियन मानने लगे थे कि ये डीएम तो बहुत अच्छा आदमी है। मुझे वो मुझे
अपना गार्जियन मानते थे, वो मुझे डीएम थोड़ी मानते थे। हम्म। ये जो मुख्तार अंसारी, जब मैं वहाँ था तो वहीं जेल में थे, अच्छा। बांदा जेल में थे। ओके। हाँ, एक अलग से बैरक अलाट था, मुझसे हम्म। मिले कई बार। ओके, आजकल कहा जाता है ना सर, जैसे अधिकारी हो गए हैं या पॉलिटिशियन हो गए हैं, उनके बीच जनता का जुड़ाव या संवेदनशीलता कम हो गई है। डू यू थिंक इज इट राइट? हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी का भी इसका असर है। अब देखिए, हर चीज की पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है। अब हम लोग वो ट्विटर पे सब मैसेज भेज देते हैं, पहले तो ऐसा था नहीं, जाना मजबूरी थी। तो अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये कम तो हुआ है। अच्छा, ये आप इसको तो वहाँ छोड़ दे, घर में देखिए, कई घर में सब लोग हैं और सब लोग अपने मोबाइल में लगे हैं। तो ये इमोशनल और फिजिकल कनेक्ट बहुत कम हुआ है, और ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें मिलना जुलना नहीं छोड़ना चाहिए, खूब मिलना चाहिए। जो इमोशनल वार्म होता है, जो मतलब इम्पैथी सिंपैथी होती है, वो मिलने से ही मिलता है। वो बिल्कुल। मोबाइल फोन से बात करने से थोड़ी समझ में आएगा कि आप बात कर रहे हो तो चेहरे का भाव क्या है। सर कुछ मैं आपकी लाइफ से जुड़े इंसिडेंट पे मतलब जानकारी जानना चाहूँगा, जो कि मोटिवेट कर सके और लोगों को। गांव से निकलकर आईएएस बनने तक का सफ़र, कैसी रही जर्नी आपकी सर? किसान परिवार से आते हैं आप, और फिर देखो, इतनी बड़ी पोस्ट पे आप जब गांव पहुँचे। में और आज भी मोटा मोटा यही माहौल है यूपी में कि पढ़ाई का मतलब नौकरी। हम्म। ये जो माइंड सेट हम लोगों का बन गया है, हम्म। ये बहुत खराब है। ओके। जैसा अब अभी मैं गुजरात में रह के आया, गुजरात में बहुत बड़े, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, काफी संगठनों से मैं जुड़ा हूँ सबसे। ठीक है, वहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है। पढ़ाई का मतलब धंधा। हाँ, वहाँ पढ़ाई का मतलब, हम्म। वहाँ पढ़ाई का मतलब एक अच्छी जिंदगी। अच्छी जिंदगी का मतलब, अच्छी जिंदगी कब होगा? जब आपके पास पैसा होगा। पैसा का मतलब कमाई करना। हमारे यहाँ अगर पढ़ाई किया आपने और नौकरी नहीं मिली तो पढ़ना बेकार है। ये बहुत गलत बात है। जितने भी देश में बड़े आदमी हुए हैं, आप उनके, चाहे मैं ओबामा की बात करूं, मैं एक दिन बिल गेट्स की बात सुन रहा था, जितने भी बड़े आदमी हुए, वो पर मंथ 3-4 किताब पढ़ते हैं। और आजकल का यूथ सबसे ज़्यादा टाइम अगर अपना दे रहा है तो मोबाइल में। हाँ, मैं इधर किताब पढ़ना, मैंने पहले तो मैं भी नहीं पढ़ता, मैंने इलन मस्क की किताब पढ़ी। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई और मुझे बहुत ऊर्जा मिला। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलता है? नॉलेज इज पावर। हमें पावर चाहिए तो कहाँ से मिले? कहावत है कि नॉलेज इज पावर। पावर। तो क्या चाहिए हमें? पावर चाहिए। हम्म। पावर कहाँ से मिलेगा? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ है? अच्छी अच्छी किताबों किताबों में। में बिल्कुल। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, वही नॉलेज ही आपको पावरफुल बना देगा। हम्म। आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आपका पावर घट रहा है। हर व्यक्ति को, चाहे वो आईएएस हो, चाहे किसी सेवा में हो हम्म। या कहीं हो, खूब पढ़ना चाहिए। सर एक अगर कोई सजेशन आप हमें देना चाहें, जो हमको इम्प्रूव करना चाहिए अपने में। देखिए, हर आदमी को जब वो किसी से मिले, ये किसी मादत नहीं, कहीं बैठक में जा रहे हो हम्म। तो उसका टॉपिक पता हो तो तुरंत, कहीं भी आप जाइए, उसके बारे में रिसर्च करके जाना चाहिए। आप किसी से मिलने जा रहे हो, तुरंत गूगल में, कुछ करने नहीं है, 2 मिनट लगेगा, गूगल में उसका नाम डालो, हाँ। उसके बारे में जो भी कट्टा चिट्ठा होगा, या एआई, आजकल तो एआई आ गया है, हाँ। हाँ। कट्टा चिट्ठा बता देगा। जैसे कल ही मैंने हम्म। आपसे पूछा था कि ये आपने जो वीडियो बनाया है कि किस पीएम ने कितनी इंडस्ट्री लगाई और कितनी बेची, वो हम्म। मैंने आपका देखा, आपने दिखाया मुझे। हम्म। मेरा पहला क्वेश्चन था हाँ। कि आपको ये डेटा कहाँ से मिला? तो आपने बताया कि हमने कई एआई से ये डेटा उठाया। अब वो एआई का डेटा जो है, एआई डेटा कुछ फैब्रिकेट नहीं करता, वो फ्रॉड नहीं करता। हाँ, जो डाटा ऑलरेडी है, नेट पे वो, अवेलेबल हाँ, है। उसी को वो जोड़ घटा करके एक बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बढ़िया बना के दे देता है। हम्म। तो वो डेटा गलत तो नहीं होगा, उसका कोई न कोई सोर्स है। बिल्कुल। तो इसी तरह से मेरा सबको संदेश है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो किसान है, सबको कहीं भी आप जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, पढ़ के जाओ। और उसके लिए ना किताब चाहिए, सबके पास मोबाइल है, उसमें डालो। एक संदेश जो मैं देना चाहूंगा, आपको आगे कौन ले जा सकता है? केवल आप। ओके। आपको आगे कौन ले जा सकता है? सिर्फ आप। केवल आप। हम्म। ये जो लोगों की सोच है, अरे हमारे पिताजी हमको धनी बना देंगे, नौकरी लगवा, ये जो दूसरे पे है, ये सबसे खराब बात है। तो सबको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आप आगे नहीं हैं तो ये गलती किसकी है? सिर्फ आपकी। सिर्फ आपकी। हम्म। अगर आज आप गरीब हैं और धनी नहीं हैं, हम्म। तो गरीब किसके वजह से है? अपनी अपने वजह से। वजह से। आज आप जो चाहते हैं वो नहीं बन पाए, तो ये गलती किसकी है? खुद आपकी। की। सही बात है, दूसरे को ब्लेम क्यों ही करना, कर नहीं, भी नहीं सकते अगर नहीं, आपके आप पास। दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो वो अपनी कमी को छिपा रहे छिपा हैं, रहा है, श्योर। अपना भला बिला वजह दूसरे पे टाल रहे हैं।
आपने एक लाइन कही थी सर कि अगर मैं पेंसिल नहीं बन सका तो कम से कम वो रबर बनना चाहता हूँ जो दूसरे को दुख जो है मिटा सके। इसके पीछे का क्या मोटिवेशन था? देखो, ये थॉट प्रोसेस होता है। जो कि बहुत ही वायरल है सर। अगर ये जैसे आपके बारे में डालो ना, नाम डालो आपके बारे में कि इनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये टैगलाइन सबसे ऊपर आती है जो कि आप ही ने दी है। जैसे एक और दिया था, पेड़ जियाओ अभियान, किसी और का नहीं है, आप ही का क्वाइंट वही वर्ड है वो। तो ये लाइन सबसे ऊपर मिली मुझे, तो इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि हमें मजा आता है क्या। हम्म, हर कहीं न कहीं आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो हमें ऊपर वाले ने कुर्सी दिया है, पावर दिया है, दिमाग दिया है, तो हमारे लिए थोड़ी है वो दूसरे के लिए है। अगर हम उसका उपयोग दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो हमारा उसका तो कोई मतलब है नहीं। कल ही मुझसे एक बहुत पुराना जानने वाला, उसके घर वाले ही किसी कारणवश उसको एफआईआर फर्जी करा दिए। उसने मुझे बताया। मैंने वहाँ के एसपी से बात किया। वो ऑलरेडी उस एसपी से बात कर चुका था। मैंने फ़ोन से बात किया एसपी से कि हम्म, भाई, ये जो है इसको मैं जानता हूँ, ये अच्छा लड़का है और ये आपको पूरी कहानी नरेट कर चुका है और थाने वाले इसको बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, और आप इसकी पूरी सच्चाई जांच लीजिए। अगर आप ये कन्विंस होते हैं कि हाँ, ये गलत नहीं है, तो इसके खिलाफ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ और बिल्कुल। अगर गलत है तो एज पर रूल आप कार्रवाई करिए। इतना मेरा फ़ोन कर देना उसके लिए बहुत बड़ा सिंबल है। अब वो एसपी भी नीचे वाले कुछ दाएं बाएं करेंगे इधर उधर, हम्म, तो पता है एसपी साहब की नज़र है, तो दाएं बाएं नहीं, वो बच गया ना। तो ऐसे मैं सोशली बहुत लोगों से कनेक्ट हूँ। मेरा कोई ईगो नहीं है, आई एम ईगोलेस। मैं जमीन से जुड़ा हूँ। मैं भी गुजरात में गया, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। वहाँ हर आदमी घर के बाहर चप्पल निकाल के निकल बैठता, और हर आदमी वहाँ जमीन पे बैठ के खाना खाता है। अच्छा। मुझे ये वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा। तो ये जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, हम उसी तरह से ज़मीन पे बैठ के खाने वाले, ज़मीन पे बैठ के बैठक करने वाले, मुझे ज़मीन मैं ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। होता क्या है, अधिकारी या थोड़ा अधजल गगरी छल के जैसे थोड़ा कुछ मिला हम्म, तो फेंका, ईगो प्रॉब्लम, फेंकना, झूठ बोलना, फर्जी फर्जी, लंबा लंबा ये सब करना, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। आदमी को कभी अपनी जड़ नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी जड़ गांव में है, उस मिट्टी में है। उसको मैं ना छोड़ा हूँ और ना मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे उसी में मजा आता है। और मैंने गांव में रह करके हम्म, देखा कि गांव की क्या समस्याएं हैं। आम जनता पुलिस से कैसे परेशान होती है, लेखपाल से कैसे परेशान होती है, कैसे गांव में पूरा इकोसिस्टम पता है। तो मैं उसका डॉक्टर हूँ, एज आई एस अफसर, तो मैं तो डॉक्टरी करूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल। आज का यूथ आपको क्या लगता है सर कि जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको अगर कोई अपने में चेंजेस करने हो? यूथ जो है, तो एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, दोनों प्लान होना चाहिए। लॉन्ग टर्म होना चाहिए और शॉर्ट शॉर्ट टर्म। टर्म, दोनों प्लान होना चाहिए। हर चीज में दोनों प्लान होना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यूथ जो है लॉन्ग टर्म पे ध्यान कम कर दिया और शॉर्ट टर्म पे ज्यादा आ गया, और ये अच्छी बात नहीं है। नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल जो मैंने रीड किया है। और ये टेक्नोलॉजी वजह से थोड़ा सा कनेक्टिविटी, हम्म, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जब कहीं किसी चीज का ओवरफ्लो हो जाएगा तो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है कि आज के यूथ को नौकरी से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिजनेस में डाइवर्ट होना चाहिए? देखिए, हर चीज का पीरियड होता है। ओके। नौकरी का जो पीरियड था, टाइम था ना, हम्म, अब ओवर हो चुका है। हर चीज बदलती है, हम्म, ओनली चेंज इज कांस्टेंट। हाँ श्योर। तो क्या है, हर चीज बदलती है। नौकरी, पैदा हुआ, नौजवान हुआ, बुढ़ा हो गया। तब जो नौकरी का जमाना था, मेरा जो अपना जो मैंने रीड किया जो है, उसका टाइम खत्म हो गया है। अब आ गया है इंटरप्रेन्योरशिप का, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन का हम्म, जमाना। तो आप लोगों को नौकरी के पीछे ना भाग के इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के पीछे भागना चाहिए, और यही आने वाले दिनों में काम आएगा। मैंने एक लाइन भी सर कहीं पढ़ी थी, जैसे जब आप नौकरी करते हैं ना, तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना है। क्योंकि आप रिटायर हुए, लेकिन आपकी जो पीढ़ी आएगी फिर से उसको जीरो से ही स्टार्ट करना यस, पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जहाँ पे आप छोड़ेंगे, वहां से आपकी जाएगा। पीढ़ी वहाँ से स्टार्ट करेगी। हम्म, तो बिल्कुल। मतलब नौकरी केवल एक पीढ़ी है, और बिजनेस या कोई धंधा ये पीढ़ी दर पीढ़ी है। ट्रू इंस्पिरेशन सर, ट्रू। कोई ऐसा अनुभव जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो? देखिए, मैं अमेरिका में भी गया, 1 साल रह के आया, तो वहाँ हम्म, मैंने 2009-10 में ताम झाम देखा, क्या लाइफ अमेरिका का उस समय काफी नाम था, ड्रीम होता था। हम्म, मैंने गांव में वो पोखरे में नहाया है, खेती किया है, हम्म, देखा।
तो जो जमीन की जानकारी होती है ना, मुझे वो पढ़ाई, हमारे पास भी पढ़ाई, एक तो गांव का वो तालाब की पढ़ाई, बगीचा अनुभव हो। अनुभव, हम्म। खेती का अनुभव, गांव का अनुभव, गांव में शादी का अनुभव, रामलीला देखने जाते थे, खूब लड़ाई भी होती थी, खूब खेलते भी थे। हम्म। वो जो मैंने सीखा, और जो जाके वहाँ मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आया हम्म। अमेरिका, हम्म। जब मैं दोनों को इवेल्युएट करता हूँ, तो हम्म। वो जो गांव की पढ़ाई है वो कई एमपीए के बराबर है। वो केवल एक एमपीए था अमेरिका का, ये दसियों एमपीए के बराबर है। इसलिए आदमी को समाज से जुड़ना चाहिए, उसके सू में जा करके उसके तकलीफों को दूर करना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए। आपको तो लगेगा मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन आप उसकी मदद तो कर ही रहे हो, उससे ज्यादा आप अपनी मदद कर रहे हो। जो उससे अनुभव लोगे ना, वो हम्म। जिंदगी भर काम आएगा। हाँ, ये वो लोगों के समझ में नहीं है। बिल्कुल। आप अमेरिका गए सर, जैसे अगर कंपेयर करना हो तो अभी क्या लगता है इंडिया किस चीज़ में लैग कर रहा है अगर अमेरिका से कंपेयर करें? देखिए, अमेरिका में गवर्नेंस अच्छा था। हर आदमी, मैंने जैसे वहाँ ताम झाम नहीं, नाटक नहीं। जैसे वहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में जो मुझे उस समय वाइस प्रेसिडेंट आए थे, सिंपल आए और 2 गाड़ी से चले गए। वहाँ ताम झाम दिखावा नहीं, हर आदमी लाइन में, डिसिप्लिन बहुत था, गंदगी नहीं थी। उस समय 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। आज ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं। हाँ, हम्म। तो उस समय गवर्नेंस जो था वो बहुत शानदार था, और मुझे लगता है उसके गवर्नेंस की वजह से, लॉ एबाइडिंग होने की वजह, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, हम्म। सब लाइन में ही लग के सामान लेंगे। जिसका जो, ये नहीं है कि वो बड़े अफसर हैं तो लाइन, यहाँ वीआईपी लाइन चलती है। मैंने वहाँ वीआईपी लाइन नहीं ओके। देखा। ऑल आर इक्वल, कम इन योर क्यू एंड टेक द फैसिलिटी और सर्विस व्हेन योर टर्न्स कम्स इन क्यू। ये नहीं कि आप टर्न कर, मैंने ये देखा। ओवरराइड नहीं कर सकते। हाँ, ओवरराइड नहीं। तो मुझे जो अपना, जो मैंने वहां से ये लर्न किया, इसीलिए हम भी लॉ के खिलाफ नहीं जाते हैं, और लॉ एबाइडिंग हैं, गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं। हम्म। जैसे हम एज ए जिलाधिकारी गए तो हमारा क्या काम था, गवर्नेंस को मजबूत करना, पानी को ठीक करना, बच्चों को एजुकेशन क्वालिटी ठीक करना, सारे काम किए। ओके। तो वो वही का असर है जो मैंने देखा। अगर हम लोग ये सब कर जाएं तो भारत से अच्छा कोई देश, यहाँ गवर्नेंस में बहुत सुधार की जरूरत है। आपको लगता है कि इस मतलब जैसे गवर्नेंस वाला है या जो सारी चीज़ें आपने बताई जो आपने अमेरिका से सीखी, भारत उसके लिए आगे बढ़ रहा है? कितना और समय लग सकता है अगर वैसा बनने की कोशिश करे तो? देखो यार, सीखता तो आदमी जिंदगी भर है ना, सीख ही रहा है। और इसको आप इस पर क्या कहा जाए, जब तक कि सामने रिजल्ट ना आ जाए। जिस दिन हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, जो हमारा सपना है, तो हमें कह देंगे कि भाई हाँ, हमने वो सब और वो दिखने लगेगा। जैसे इधर ठीक होगा तो उधर रिजल्ट आने लगेगा। हम्म। अगर इधर रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि इधर कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है। है। सर, जब कभी आप निराश होते हैं या कभी ऐसा फेज आया जब डिमोटिवेट हुए हों कभी? हाँ बिल्कुल, बहुत जिंदगी में सबके फेज आता है, डिमोटिवेट आता है और समस्या। ये हम्म। बाहर से लगता है कि ये तो बहुत कैसे मैनेज किया आपने वो? है। कैसे मैनेज किया आपने इस फेज को अपने? इसका सबसे बढ़िया सोशलाइजेशन है। हम्म। आप दिन में जो है, दिन में 25-30 लोगों से मिलो, बात करो। भले ही आप अपना दर्द ना शेयर करो, ऑटोमेटिक वो जो है आपका डिमोटिवेशन हो खत्म हो जाएगा। मिलते रहिए, बात करते रहिए। कोई पूछ लिया, अरे सर हमारी ये बात है, कैसे होगा, आप उसको राय दे दिए। अब आपका दिमाग जहाँ वो डिमोटिवेशन पे था वो हट गया, खत्म न- पे। और सबसे बढ़िया तरीका है, हम्म। आप दूसरे की मदद करने, देने की आदत सीखिए। हम लोग क्या है, केवल लेने वाला कभी खुशहाल नहीं है। देना सीखो। देने का मतलब ये थोड़ी है कि केवल आप जो है पैसा दो। देने में पैसा तो एक चीज है। आप किसी को कोई राय दे दो, कोई पूछ रहा है उसको गाइडेंस दे दो। आप किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, आप उसको फोन कर दो, अगर आपसे हो सकता है उसका काम हो जाए। हम्म। क्या गया, मान लीजिए कोई कहीं काम रुका है। हम्म। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, कल मेरे पास एक संत कबीर नगर से फोन आया कि सर, वो मैं 10 साल से ये सेंटर चलाता हूँ, गेहूं क्रय केंद्र का, और इस साल वो वहाँ नहीं हो रहा है, और आप उस विभाग में आप रहे हैं। तो हमने कहा बिल्कुल। हमने तुरंत वहाँ फोन किया, हमने कहा भाई वो 10 साल से चला रहा है, क्यों नहीं दे रहे हो? अरे कहीं सर, आपने कह दिया, बस हो गया। मेरा क्या गया, हमने बिल्कुल। उसको दिया। पैसा नहीं दिया ना, एक तो मोबाइल फोन पे ही दिया। कल एक मेरा बलिया का लड़का है, सौरभ सिंह, वो आरबीआई में है। बहुत लर्नेड लड़का है, बहुत पढ़ाकू है, गरीब परिवार से है, मेरे टच में है सौरभ सिंह, आरबीआई में। वो लोन लेकर के आरबीआई में होते हुए हार्वर्ड से 2 वर्ष रह के पढ़ के आया अभी। इतना अच्छा। उसका कोई एक इशू था, उसने तुरंत
उसको पता है कोई इशू होगा तो हमें तुरंत फ़ोन करेगा, सर ये इशू है और ये है। हमने जो अधिकारी था, हमने उसे फ़ोन किया, हमने कहा ये काम उसका नहीं है, ये काम मेरा है, ये वो अधिकारी है बहुत अच्छा लड़का, इसका काम करना है। हमने उसको बताया तुम बात कर लो। तो मुझे ये मज़ा आता है जब मैं दूसरे की मदद करता हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मुझे मज़ा आता है। हम्म। बस यही है। और मुझे ये मज़ा सबको आना चाहिए। जिसको ये मज़ा नहीं आ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहा है, मैं तो यही कहूँगा। जैसे कल मेरे ऑफिस में एक कर्मचारी है, तो वो ठीक है, उसके हस्बैंड जो है हम्म। एक लैपटॉप एमएनसी में काम करते हैं, उनका दुनिया से कोई मतलब नहीं लैपटॉप। तो वो जो सोशलाइजेशन लड़की करती है उसको भी मना करते हैं। हमने कहा देखो, वो कहते हैं हमारे हम तो हमसे किसी से क्या मतलब। हमने कहा कल कोई दिक्कत आ जाएगी तो यही समाज ही साथ देता है। समाज ही साथ देगा, वो लैपटॉप नहीं काम हाँ, दे वो सकता है। लैपटॉप काम नहीं देगा। हाँ। कहीं ना हम कहा हमें साथ साथ कहाँ होगा हम्म। और क्या होगा। हमने कहा मान लो रोड पे जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें हॉस्पिटल चाहिए, पुलिस का मदद चाहिए, आइडिया चाहिए, तुम्हें पता ही नहीं है किसको फोन करो क्या करो। तो जब आपके दो चार लोग हित मित्र सोशलाइजेशन होगी, तो हम्म। वही बताएंगे अरे ये नंबर है वहाँ फोन का, अच्छा मैं फोन कर देता हूँ मेरे जानने वाला। हाँ तो बिल्कुल। ये जो लोग लैपटॉप पे बैठ के समाज से कट गए हैं, अब वो अपने तक सीमित हो गए हैं, ये वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, भले ही वो कितना रुपया पा जाए और कुछ भी हो जाए। आपने सर डेवलप्ड नेशन की बात करी, इंडिया उसके लिए अग्रसर है। क्या लगता है कि कौन कौन से एरिया में अभी काम करने की ज़रूरत है हमें? इस समय तो जो मुझे सबसे दिक्कत लग रही है, जो हमारे सामने सबसे बड़ा दिक्कत है, वो क्लाइमेट चेंज की है, जलवायु परिवर्तन की। हम्म। अभी आपने देखा पहाड़ में आया और कितना नुकसान किया। हम्म। अभी वो हिमाचल प्रदेश में अभी आपने देखा नहीं, आज ही न्यूज आ रही है कि कुछ यूपी के लोग भी फंसे हैं। कब कहाँ कौन आपदा, पानी के रूप में, आग के रूप में, बाढ़ के रूप में, तूफान के रूप में, कब कौन चीज आ जाए पता ही नहीं है। तो हर हम सभी लोग खतरे में हैं, हम्म। किसके वजह से? जलवायु परिवर्तन परिवर्तन की की वजह वजह से। से। भाई अभी वो पहाड़ में नहीं हुआ, थराली या धराली क्या नाम था जो अभी हुआ है, हम्म। अभी एक महीना हुआ। मतलब बेचारे सो रहे थे, उठा वो आया। अभी जो ये हो रहा है ऐसा रोज, और ये कोई इंडिया में नहीं, ये ग्लोबली हो रहा है, हम्म। पूरे विश्व में हो रहा है। और क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने का हम प्रयास नहीं करें, तो और हम सभी खतरे में, हमें पता नहीं है। इसको बढ़ाने का काम भी आपको लगता है कि पोल्यूशन है, हम ही लोग कर रहे हाँ, हैं? और क्या है, पेड़ काट रहे हैं, प्लास्टिक बढ़ा रहे हैं। इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? प्लास्टिक है। तो हमें प्लास्टिक रहित जीवन जीना चाहिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन, पेड़ होगा तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा। हम्म। ऑक्सीजन की फैक्ट्री पेड़ है, पेड़ काट रहे हैं, लगा ही नहीं रहे। और जो लगा रहे हैं वो जीवित नहीं रहता है। लगा तो दिया उसका, तभी हमने पेड़ लगाओ अभियान नहीं चलाया, पेड़ जियाओ जियाओ अभियान अभियान, चलाया। हाँ। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि भाई ये लगा देते हैं नहीं चलता है, तो इसको जियाओ वाला अभियान चला, मेरा ये चैप्टर भी है। बिल्कुल। वही जैसे अभी पेड़ वाली आपने बात करी ना, क्लाइमेट चेंज वाली, टेम्परेचर देख रहे हैं आप कितना बढ़ गया है। हाँ, वैसे नॉर्मली इतनी गर्मी नहीं होती थी, अभी 5-6 साल पीछे की बात है, एकदम से बढ़ गया। सर बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच कि आपने प्रीशियस टाइम दिया हमें, और हम उम्मीद करते हैं कि सर आप हमें अपने टच में बनाए रखेंगे। नहीं नहीं, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।